हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आरएमसी का जो आज पेपर हुआ है, यानी कि 3 दिसंबर 2022। इस पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन देखना। यू नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि डिवाइड करे 398 को भी, 436 को भी और 542 को भी, और रिमाइंडर अलग अलग आए। तो भाई लार्जेस्ट नंबर होता है एचसीएफ, तो ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन्हें डिवाइड करेगा। लेकिन रिमाइंडर अलग अलग नहीं आते ना, एचसीएफ तो परफेक्टली डिवाइड करता है। तो आप ये जो रिमाइंडर है ये वो निकाल देते हैं उन नंबर्स में से। तो आप 398 में से माइनस करेंगे इसका रिमाइंडर 7। जो दूसरा नंबर है आपका वो है 436 में से माइनस करेंगे 11। और जो तीसरा नंबर है वो है 542 में से माइनस करेंगे 15। तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई 398 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 391 आ जाएगा। यहाँ पर 436 में से 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, 2 और 5। यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और 3 में से 1 घटाएंगे आएगा 2 और आ जाएगा 5। अब आपको इन तीनों नंबर्स का निकालना है एचसीएफ, राइट। तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए, या तो आप इसकी निंजा टेक्निक यूज कर सकते हैं जो मुझे आती है, और या फिर आप इसे बेसिक तरीके से कर सकते हैं, इनके फैक्टर्स निकालें और कॉमन ढूंढ लें। और तीसरा तरीका है कि लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको निंजा टेक्निक से यूज करूंगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो एलसीएम की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उससे मैं एचसीएम भी पढ़ाया था, आप पढ़ सकते हैं वहां से। चलिए आए निंजा टेक्निक यूज करते हैं और उसका निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या एचसीएम। तो सबसे पहले तो आप इनका गैप लेंगे, क्योंकि काफी क्लोजेस्ट लग रहे हैं नंबर, ठीक है ना। तो आप गैप लेंगे तो 5 में से 1 आ जाएगा 4, और 12 में से 9 आ जाएगा 334। अब बड़ा नंबर तो आप कैंसिल आउट कर दोगे। क्या 34 की टेबल में 391 आता है? ऑब्वियसली नहीं आता। तो 34 के दो फैक्टर कर लेते हैं, एक कर लेते हैं 17 और एक कर लेते हैं 2। अब तो 2 तो एज अ फैक्टर फेल हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता, ये 17 की टेबल में आता है। 17 2 जा 34, भाई 51 17 3 जा होता है, तो बिल्कुल आता है। और ये 17 3 जा 51, 17 1 जा 17। तो क्योंकि दोनों ही 17 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब वो जो लार्जेस्ट नंबर है वो 17 है, और ये आपका आंसर हो जाए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, तो ये 5 नंबर तो ऑब्वियसली आपके फ्री के मार्क्स थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा था। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा यार काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ 2 ही नंबर है जिनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए फटाफट से स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको मैंने निंजा टेक्निक पढ़ाया हुआ है, उसी के थ्रू मैं आपको इसको कराऊंगा। अगर आपको निंजा टेक्निक नहीं आता है तो आप देख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से भी वीडियो दोबारा डाल दूंगा या आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलो आइए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आप देखो दोस्तों, यहाँ पीछे दिया हुआ है 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? या तो स्क्वायर होता है 3 का, या फिर स्क्वायर होता है 7 का। 7 का 49 होता है, तो पीछे 9 आता है। मैंने बताया था निंजा टेक्निक में लास्ट का 2 डिजिट छोड़ दो, तो ये बच गया। अब आप सोचो कि किसका स्क्वायर है जो इससे छोटा है। तो भाई 20 का स्क्वायर 400, 30 का 900, 35 का, भाई 35 का स्क्वायर करना बताया हुआ है आसानी से। अगर किसी नंबर के पीछे 5 हो तो उसका स्क्वायर करने की निंजा टेक्निक क्या होती है? जो भी नंबर दिया हुआ है उसका नेक्स्ट नंबर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा हो जाएगा 12, और पीछे आप लिख दो 25। तो 12 25 से ये जस्ट छोटा है, तो इसका मतलब 35 नहीं 34 का होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे 34। अब इन दोनों में से एक आंसर है, पर कौन सा आंसर है ये निकालने के लिए क्या सिखाया आप लोगों को मैंने, कि आप लोग इनके बीच का ऐसा नंबर लोगे जिसके पीछे 5 आता है। ऐसा नंबर हो जाएगा 345। अब आप आराम से इसका स्क्वायर निकालो। तो भाई 34 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 34 का नेक्स्ट नंबर होता है 35। मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा, 5 से करोगे ना उसको और 7 अलग कर लो, तो 5 से करोगे तो 170 आएगा। 17 7 जा 119, 119, ठीक है। और 0 आ जाएगा, पीछे आ जाएगा 2।
तो क्योंकि इससे ये जो नंबर है ये बड़ा है तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले नंबर की बात करते हैं, देखो ये ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, राइट। भाई पीछे 4 आ रहा है, इसका मतलब या तो 2 की मदद से आया होगा 4, और या फिर 8 8 जा 64 होता है, राइट। अब अगर आप देखें कि 125, तो आपको पता है कि भाई 5 का स्क्वायर 25 बहुत छोटा है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 141, 12 का तो बड़ा आ रहा है तो आप 11 का ले लो, तो यह आंसर 112 है या 118, राइट। अब आप इनके बीच का नंबर लोगे डिसाइड करने के लिए कौन सा आंसर है, तो इनके बीच में आएगा 115। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की भी निंजा टेक्निक सिखाई हुई है, 132 आ जाएगा, पीछे आ जाएगा 25। तो अब आप कहेंगे कि भाई क्योंकि 13225 से ये नंबर छोटा है, तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यहां तक जब आप पहुंच गए तो आप इसको क्वेश्चन में रिप्लेस करें, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 347, 34.7। भाई यहाँ पर रूट के बाद 2 नंबर थे तो 2 का 1 बन जाता है, ठीक है ना, डेसिमल। क्योंकि नीचे 100 लगाओगे ना आप, तो वो 100 का रूट 10 होता है, तो वापस से डेसिमल लगाओगे तो एक डिजिट से पहले आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 11.2 आंसर है। नीचे इनका सम कर दो, तो भाई ऊपर जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पर अलग से। तो दोस्तों ऊपर अगर आप बात करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 में से 2 गया 0.5, और 34 में से 11 जाएगा तो आ जाएगा 23। दूसरी तरफ आप ऐड करेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा 9, और 3 का 4, 4 का 5, 45। अब आप देखिए डेसिमल तो दोनों एक डिजिट के बाद है, तो वो 10 10 आप रिमूव करके काट देंगे तो ये तो हट जाना है। अब आप सोचे कि आप इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो भाई आप देखें कि जो ऊपर वाला नंबर है वो 9 के टेबल में नहीं आता, पर नीचे वाला आता है। ऊपर वाला 5 में आता है, नीचे वाला नहीं आता। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई किसी भी नंबर से आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, राइट। कोई उम्मीद नहीं लग रही है ऐसी। तो अगर आपको कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते थे, 235 अपॉन में 459। और अगर थोड़ा सा मैं और सोचूं कि 11 से चला जाएगा क्या, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जा रहा, ठीक है ना, और 7 से तो ऑब्वियसली नहीं जा रहा। तो क्योंकि हमें हमें आइडिया नहीं लग रहा कि यार किससे इसको करें डिवाइड, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर, ठीक है। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ऐसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन था ये स्क्वायर रूट के अराउंड था, तो उस पर आपने ध्यान देना। तो मेरे ख्याल में ये भी फ्री के मार्क्स थे, आपका स्क्वायर रूट निकालना आता है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है आसानी से, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। और जिनको निंजा टेक्निक नहीं भी आता वो भी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ये वाले मेथड के थ्रू इसको कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता, तो उस लिहाज से थोड़ा लेंथी हो जाता क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरे हिसाब से कि ये मॉडरेट और इजी के बीच में, मॉडरेट के थोड़ा करीब करीब है। तो इट्स लाइक कि नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बहुत आसान नहीं है, नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मल, कि ठीक है 10 में से 7 लोग को आ जाएगा, 3 लोग को शायद नहीं आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों एडजेसेंट साइड्स दे रखे रेक्टेंगल की, जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है वो आपको दे रखी है -6p³ -6p³ प्लस 7p² प्लस pq, राइट, प्लस pq। और जो दूसरी वाली लेंथ दे रखी है आप, जो ये वाली लेंथ दे रखी है दोस्तों, ये दे रखी है आपको 7p³ माइनस -5p³ प्लस 9p²। और आपको इस क्वेश्चन में पूछा है पेरीमीटर निकालने के लिए, फाइंड इट्स पेरीमीटर।
तो आपको पूछा गया दोस्तों, आपको पेरीमीटर पूछा है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बाउंड्री का सम, यानी कि ये लेंथ प्लस में ये लेंथ प्लस में ये वाली प्लस में ये वाली। तो भाई हम लोग क्या कहते हैं, इसको L और L कहते हैं, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ, L प्लस L 2L, और ये B प्लस B कितना हो जाएगा, B भी हो जाएगा 2B। तो आप 2 कॉमन ले लो और आ गया L प्लस B। तो यही आपने पहले तो दोनों एडजेसेंट साइड्स को ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आप ढूंढ सकते हैं। और देखिए ऐड करना कितना आसान था भाई, PQ पॉजिटिव टर्म है, PQ पॉजिटिव टर्म है, ये 7 है, इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके साथ 1 है, तो 7 और 1 कितना हो जाता है, 8 PQ हो जाता है। दूसरी तरफ ये देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर इधर भी है, P स्क्वायर Q स्क्वायर इधर भी है, ये वाला पॉजिटिव 9 है, ये वाला पॉजिटिव 7 है, सेम साइन है, ऐड कर दो, 9 प्लस 7 16 P स्क्वायर Q स्क्वायर। ये वाला नेगेटिव नंबर है, ये वाला भी नेगेटिव नंबर है, साइन भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो आप ऐड कर दें, 6 और 5 हो जाएगा 11। और जब आप इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंदर जाकर के इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 2 8 जा 16 PQ, 2 16 जा 32 P स्क्वायर Q स्क्वायर, और 2 11 जा 22 PQ, और इस तरह आप निकाल सकते थे अपना आंसर। तो मेरे ख्याल में ये तो क्वेश्चन बहुत आसान अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन किसी ने मिस कर दिया तो रियली सैड फॉर यू पीपल, कि ये तो आप कर सकते थे, मतलब इट्स लाइक कि ये मार्क्स फ्री के हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और इसमें आपको शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a की पावर -17 ऊपर, a की पावर -17 तो बिल्कुल वही रहेगा। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जगह a की पावर 8 4 32, और आपको यहाँ पर अपना लॉ लिखना पड़ेगा जो आपने यूज किया है। ये m की पावर जो n होती है तो ये a की पावर m इंटू न जाता है, आपको बताना पड़ता है इस तरह लिख करके, तो आपने ये लॉ जो है वो यूज किया। दूसरी तरफ जब यहां पर आप पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 की पावर हो जाएगी 2/3, ठीक है, 8 की पावर 2/3, 8, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो 8 है ना, 8 को लिख लो 2a की पावर क्यूब की पावर 2/3। नीचे आप 16 को लिख सकते हैं 2a की पावर 4, क्योंकि 16 2 की पावर 4 होता है और इसकी पावर 1/4, और यहां पर तो आप a की पावर 16 लिख सकते हैं। अच्छा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दे देंगे, तो बीच में आप इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, राइट। नाउ अब आप देखें यहां पर जब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा भाई, 3 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, राइट। और यहां पर जब होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। आप देखो कैसा क्वेश्चन दिखाई देगा। उसके बाद क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये और ये इनका बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 32 में 17 गया तो 15 आ जाएगा, e की पावर 15, और यहां पर भाई ये कट गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, नीचे बच गया 2a इंटू में a की पावर 16। तो आप बोलेंगे कि भाई ये यहाँ पर a से a कट जाएगा, यहाँ पर 2a है, एक a कट जाएगा, एक बच जाएगा, और अब ये हो जाएगा a की पावर 15 और a की पावर 1, तो ये 16 के बराबर ही होगा, तो ये भी कट जाएगा, और इवेंचुअली 4/2 बचेगा जिससे आप 2 से काटेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड दिया होगा। तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन भी सिंपल कैटेगरी का मैं मानूंगा, देखो सिंप्लीफिकेशन तो थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी कैटेगरी के अंदर मैं मानूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चले आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ है प्रूफ करो कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब ये रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, ये आपका ट्राइंगल है कि क्वाड्रिलेटर है कि पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, क्या है ये नहीं पता। और वो 3 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना तो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत क्वेश्चन है। तो अगर आपने इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है और आपका अटेम्प्ट उनको वैलिड लगता है तो इसके मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देखें कि रेगुलर, अगर मान लीजिए कि ये एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर डेकागन का, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा भाई, 10 साइडेड फिगर का एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा। अगर आप 360 से डिवाइड करेंगे, 360 सम होता है और नंबर ऑफ साइड्स 10 है, इसका मतलब एक इंडिविजुअल एंगल 36 डिग्री का है। तो इंटीरियर एंगल इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब कि जो इंटीरियर एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए इसका 3 टाइम्स, बोले तो 108 डिग्री। नाउ अब देखते हैं हम कि ऐसा कौन सा इंटीरियर एंगल है जिसका सम 108 डिग्री आता है, हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। जो डिवाइड में n था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई में पहले ले जाता हूं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 180n माइनस माइनस जो 360 आप उधर ले जाओ तो प्लस का 360 डिग्री आ जाएगा, और ये वाला उधर माइनस में ले जाओ। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई 172 आ जाएगा और डिवाइड करने पे आएगा 5। तो इसका मतलब पेंटागन होना चाहिए था यहां पर लिखा हुआ, क्योंकि 5 साइडेड पेंटागन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी पेंटागन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और पॉलीगन को आप कभी भी पेंटागन से सिमिलर नहीं मान सकते। तो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत क्वेश्चन है। अब देखते हैं आरएमसी इसको कैसे एडजस्ट करता है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप इस तरीके से अपनी रीजनिंग दे सकते थे कि भाई वहां पर पेंटागन लिखा होना चाहिए था। अब बाकी जिस बच्चे ने जो भी किया है वो देखा जाएगा, देखते हैं कि आरएमसी इसको अपने लेवल पे कैसे टैकल करता है। तो मेरे ख्याल में तो क्वेश्चन गलत है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा हार्ड है कि इजी है, तो गलत क्वेश्चन है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और ये क्वेश्चन ना कहीं टाइम एंड वर्क जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ऐसा क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर को 1 रुपी मानते हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर को 1 रुपी, हालांकि आप कुछ भी मानो, जैसे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क आप कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इन क्वेश्चंस में टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है उसे कुछ भी मानो, फर्क नहीं पड़ता, पर स्टैंडर्ड तरीका यह कि आप 1 मान लेते। तो भाई प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोल दोगे कि भाई लेट द प्राइस ऑफ द शुगर, जो पहले था वो 100 था, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर भी 100, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर भी 100। अब अगर 100 रुपीज का आपका प्राइस है तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा भाई। तो नाउ न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस या इंक्रीज्ड प्राइस भी बोल सकते हैं इसको, कि भाई पहले 100 रुपए का प्राइस था, अब 20% से इंक्रीज हो गया है ना, तो ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा 120। तो आप बोल रहा है कि भाई बाय हाउ मच, कितने से दिनेश को अपना कंजप्शन रिड्यूस करना चाहिए भाई, क्योंकि वो पैसे सेम कमाता है, खर्चा नहीं बढ़ा सकता ना, वो उसकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही पर महंगाई बढ़े ही जा रही है। तो ऐसे केस में दिनेश बेचारा क्या करेगा, बेचारा कम कर देगा अपनी कंजप्शन को। तो बोल रहा है कि भाई पहले मैं जो मेरा प्रीवियस कंजप्शन था, या मैं कहूंगा मेरा ओरिजिनल कंजप्शन क्या था, ओरिजिनल कंजप्शन वो था मेरा 1/100, यानी कि टोटल खर्चा 1 रुपी का था और 1 kg मान लो 100 रुपए की थी शुगर, तो इतने की आ जाएगी। और अब नया नया कंजप्शन कितना हो जाएगा भाई, न्यू कंजप्शन कितना हो जाएगा, न्यू कंजप्शन 1/120। ना अब आपको जब नई और पुरानी कंजप्शन पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं चेंज इन कंजप्शन, राइट।
तो आप बोलेंगे भाई कंजप्शन में चेंज कितना आया, चेंज कितना आया कंजप्शन में, चेंज इन कंजप्शन। तो अब इतनी हो गई, ठीक है। आप देखेंगे बड़ी कितनी है ना भाई, कंजप्शन उसने बढ़ाई है कि घटाई है, कंजप्शन उसने घटाई है, यानी कि पहले वो इतनी लेता था और अब घटा करके इतनी लेने लग गया। तो कितना चेंज आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 120 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 100 इंटू 120, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन में 12,000, 0 0 कट गया, 2 से कट गया, 600 आ गया। तो 1 अपॉन में 600 जो है वो चेंज हो गया। तो भाई परसेंटेज में आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि भाई चेंज कितना आया 1 अपॉन में 600 का, और ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है, ओरिजिनल कंजप्शन है 1 अपॉन में 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो 1 अपॉन 100 है, ये जब ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा तो इंटू में 100 आ जाएगा ये भी, राइट। या फिर आप 20 यहां से भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6 इंटू में 100, यानी कि 50/3 परसेंटेज आ जाएगा, जिसको आप 16 2/3 भी लिख सकते हो और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत काफी लिखना पड़ जाएगा, आपको कम से कम भी 3 मिनट्स लगाने पड़ेंगे, तो और थोड़ा बहुत समझ भी लोगे। तो 3-4 मिनट्स लगा के अगर 5 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है तो मेरे ख्याल में डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम ले जा रहा है। पर इससे पहले कुछ क्वेश्चन में टाइम बचा होगा थोड़ा बहुत, तो यहां से कंपनसेट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी कि एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दूसरा आपको ये भी बोल रहे हैं कि भाई एचसीएफ और एलसीएम को ऐड करके कितना आ रहा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 500, राइट। और आपको बोल रहे हैं कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए भाई, अगर आप इस एलसीएम की जो वैल्यू है इसको यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, 9 एचसीएफ प्लस एचसीएफ, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 500 के। तो 9 और 1 टोटल 10 टाइम्स हो जाएगा एचसीएफ का। तो आप 10 को उधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो एचसीएफ की वैल्यू 50 हो जाएगी। और इस तरह आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको जरा सी भी दिक्कत आई होगी या आपको जरा सा भी समझना पड़ा होगा। मुझे लगता है काफी आसान क्वेश्चन था, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की। देखिए यहां पर तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और इधर भी आप आइडेंटिटी लगा दें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है x प्लस 2 और x प्लस 4, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो ये x प्लस 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा आप। और यहां बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहां बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब आपको इन्हें अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पहले x से करेंगे सबको, फिर 4 से करेंगे सबको, राइट। तो देखिए x से करेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, भाई बेस से पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है पावर। फिर x को जब 1 से करेंगे x 1 जा x हो जाएगा, और x को जब 2 से करेंगे तो 2 रहेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 4 को x स्क्वायर से करेंगे आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 को 1 से करेंगे 4 1 जा 4, और 4 को 2 से करेंगे 4 2 जा 8x।
इधर x से करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, फिर x फोर जा 4x, x फोर जा 4x स्क्वायर, वही 2x स्क्वायर, 2 फोर जा 8 और 2 फोर जा 8x। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और फिर हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर एक्स क्यूब तो आप काट ही ले, दोनों में सेम एरर है बिल्कुल, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी चीज आप ऐड कर ले, देखो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, राइट, x और 8x 9x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +4 इक्वल टू में ये हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, और 4x और 8x 12x, और यहां पर 8 है खाली, राइट। नाउ अब अगर आप ध्यान दें तो ये भी कट जाएगा, सेम साइन है ना, तो उधर जाके माइनस का होकर 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सीधा ही काट देते। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, अब ये 5 मार्कर बन गया बहुत ही इजीली। तो आप 9 को उधर लेके जाएं, 12 में से माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 3x, और 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से बन जाएगा -4, 3 को डिवाइड में ले आओ, -4/3 आपका आंसर बन जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी मेरे को नहीं लगता कि उतना ज्यादा डिफिकल्ट है, आई थिंक ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी, तो एक आदमी है जो 20% मनी लूज कर देता है। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज लेफ्ट दिस मच, हाउ मच मनी डिड ही हैव। तो मान लेते हैं x है, लेट दी ओरिजिनल अमाउंट भी x, अमाउंट ऑफ मनी भी x, ओरिजिनल अमाउंट भी x मान लेते हैं, ठीक है। तो नाउ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई 20% ऑफ द मनी कोई आदमी लूज कर देता है, तो कितनी बच गई 80% ऑफ द मनी। तो 80% ऑफ द मनी बोले तो 80% ऑफ x, इसका आपको जो 25% खर्च कर दिया, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, इतना बचा, मतलब इसका जो 75% है वो आपको 480 के इक्वल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 मल्टीप्लाई बाय 100/80 मल्टीप्लाई बाय 100/75, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 की टेबल में 6 पे आता है 40, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, तो 2 4 जा 8 और 80, यानी कि उसके पास इसमें छोटा सा कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने। अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी, तो एक आदमी 20% जो है उसके पैसे गुम जाते हैं, तो उसके पास 80% बचे, और 80% जो बचे आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, इसमें 25% खर्च कर दिया, 75% इतना बच गया उसके पास। तो हाउ मच मनी डिड ही हैड ओरिजिनली हैव, अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी, 20% गुम हो गई, तो 80% बची, उसका 25% खर्च कर दिया, 75% बचा, इक्वलेंट है। मैंने कैलकुलेशन में कहा मिस्टेक करी, अच्छा 480 में मैंने जीरो नहीं लिखा, जो ये वाला जीरो था वो यहाँ नहीं लिखा था, तो वो एक और जीरो यहाँ पर आता और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना अमाउंट जो है उनके पास स्टार्टिंग में था। तो देखो ऐसे एग्जाम में भी आपके साथ भी हो सकता है, आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 480 रुपीज बचे तो उससे ज्यादा ही होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या है ये, हाँ, मतलब क्यों है ये, लेकिन रियलिटी में आप क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करेंगे तो मे बी आपको आ जाएगा, शायद वहां पे ना आए लेकिन घर आके तो पक्का आ जाएगा, अगर वहां पे आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था अपनी क्लास में, परसों कराया था, सॉरी कल नहीं परसों कराया था अपनी क्लास में, कि आप दोनों ही क्वेश्चन ना एक सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप सोचिए कि मैं यहाँ कॉमन ले लूँ, यहाँ कॉमन ले लूँ, या इनमें ले लूँ, इनमें ले लूँ, या ऐसा नहीं कर पाओगे आप। इसमें क्या चीज है, कमाल की चीज है कि आप जैसे एक्स स्क्वायर देखें और आप माइनस कॉमन लो,
तो आपको अनसाइड क्या इक्वेशन मिलेगी? आपको इक्वेशन मिलेगी ये पॉजिटिव हो जाएगा, 9z को आप ऐसे लिख सकते हो 3z का होल स्क्वायर। एक पॉजिटिव में दो नेगेटिव छुपे होते हैं, एक नेगेटिव बाहर ले लेके अंदर हो गया, और ये आ गया 2, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 3z। क्या दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। और अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का देती है फॉर्मूला। तो ए प्लस बी में हो जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी में ए माइनस बी, और जब आप इसका ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये x माइनस वाई प्लस 3z हो जाएगा, और ये वाला जो है ये आपका वही रहेगा x प्लस वाई माइनस 3z। इस तरह से आपने एक क्वेश्चन करने थे। दूसरी तरफ ये देखो, इसमें अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो 3 1 जा 3 माइनस 3 4 जा 12, 4 को आप लिख सकते हैं ट्वाइस, और ये a माइनस बी, इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख दो। इस पूरे का ऐसे ब्रैकेट बड़ा लगा के होल स्क्वायर लिख दो, तो ये 3 तो बाहर रहेगा। यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी। इसको और फर्दर खोल लो, 1 प्लस 2a माइनस 2b, 1 माइनस 2a प्लस 2b। क्यों? क्योंकि -2 को -b से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से इसको फैक्टराइज करना था। अपने आप में बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। तो मैं नहीं मानता कि ये तो बहुत आसान था, ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मतलब उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई भी नहीं देगा आपको कि आपने करना क्या एक सेकंड में एग्जाम के प्रेशर के बीच में। तो आई थिंक इट्स मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जाता हुआ क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, तो बीच में कहा था अच्छा क्वेश्चन बनता भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सॉल्यूशन देखते हैं। दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 690 किलोमीटर। ये दो स्टेशन है और इनके बीच में 690 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्टेशन ए और बी। अब कहता है दो कार स्टार्ट करती हैं एक साथ, ए और बी एक दूसरे की तरफ चलते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 years इज 30 किलोमीटर। तो 6 घंटे के अंदर सिर्फ 690 से सीधा 30 रह जाता है डिस्टेंस। यानी कि कितना ट्रैवल किया होगा 6 घंटे में? भाई 690 था पहले, अब सिर्फ बचा है 30, यानी कि बाकी सारा चल पड़े वो लोग। और ये सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स में करा। और ये कैसे किया है? दोनों ने स्पीड मिला के, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, दोनों ने अपनी स्पीड को कंबाइन किया तब जाकर के काम हुआ है। तो 660 अपॉन में 6, 660 110 आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ स्पीड कितना है? 110, राइट। दूसरी तरफ किलोमीटर पर आ रहा, ऑब्वियसली। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई जो डिफरेंस है स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन अदर बाय 10, तो दोनों कार की स्पीड में जो डिफरेंस है वो है 10 का, ऑब्वियसली किलोमीटर पर आर। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। आप इन्हें ऐड करोगे तो आप कहेंगे कि भाई ये हमारी कट जाएगी S1 S2, S2 S2 कट जाएगा, सॉरी, ये जगह ट्वाइस ऑफ S1 इक्वल हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर के। और इवेंचुअली यहां से आप S1 निकाल लेंगे। S1 आ गया स्पीड ऑफ कार फर्स्ट 60 किलोमीटर पर आवर। अब भाई 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड 1 है, स्पीड 2, भाई मुझे पता है डिफरेंस दोनों का 10 है, यानी कि दूसरी वाली जो है वो कम है, वो 50 हो जाएगी। और इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की। बोल रहा है 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्रास इज टू बी ड्रॉन इनटू सिलेंडर वायर, ओके, जिसका इतना डायमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो आपको पता है कि भाई आपने उसको चेंज करना है उसमें, राइट। तो इसका मतलब क्या है? और यहां पर लिखा हुआ 0.50 सेंटीमीटर।
तो ये इसका डायमीटर दिया हुआ है, राइट। अच्छा जी, दूसरी तरफ यहां पर दिया हुआ है वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली बात है भाई दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आपका 2.2 ही है, 2.2, लेकिन डेसीमीटर का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ पाई आर स्क्वायर हो जाता फॉर्मूला, तो 22/7 फॉर पाई, इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे आप, लिखा हुआ है 22/7 यूज करना है। पाई आर स्क्वायर, तो आपको डायमीटर दिया हो तो डायमीटर का आधा हो जाएगा। देखो 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधे का भी आधा होता है 1/4, तो 1/4 दो बार हो जाएगा रेडियस। और हाइट के लिए क्या यूज करेंगे आप, वो तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ द वायर, तो आप एच लिख दे लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल एंड टू, तो एक डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 22/10 लिख सकते हो। अच्छा, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब बोले तो 1000 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और इधर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। नाउ आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कि भाई आप इसको बोलेंगे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 काट लें तो इधर आ जाएगा 2200, 7/22, 4 4 जा 16 ऊपर चला जाएगा, राइट। और इसको सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी लेंथ। तो अब आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं इससे आप लोग, राइट। आप बोलेंगे 22 से 22 कट जाएगा, आ गया 100, 16 7 जा कितना होता है भाई, 16 का टेबल जिसको आता है 16 7 जा होता है 102, राइट, 102 होता है, राइट। 16 6 96, नहीं 16 6 96, 16 7 जा 112 होता है, 112 होता है, और डबल जीरो आ जाएगा, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल था, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला आता था तो आप कर सकते थे आसानी से। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन की। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 156। देखिए आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है और कुछ भी नहीं बोला कि ऑड है इवन है, कोई टेंशन नहीं, तो नॉर्मल नंबर्स लेने हैं आपको, ठीक है। तो आप नॉर्मली नंबर ले सकते हैं, लेट द 3, ऐसे आप लिखेंगे लेट दी 3 consecutive numbers b। आप याद रखें, आप इसे ऐसा ले सकते हैं x, तो अगला हो जाएगा x+1 या x+2, या फिर आप ले सकते हैं बीच वाले को x, तो ये पहले वाला हो जाएगा, ये बाद वाला हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा डिजिट हो तो इस तरह का नंबर लेना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करता है। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप ये ले या ये ले वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर दोनों से बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आएगा। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं x-1 x एंड x+1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों तरीके से सेम आना एग्जैक्ट। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 3x की ही वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 156। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो भाई ये जो x-1 वाला नंबर है ये हो जाएगा 51, 52, 53, और 52 ही आंसर है क्योंकि यही नंबर है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 13, इज अ मल्टीपल ऑफ 13, राइट। तो यही वो नंबर है एज आंसर। तो काफी आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आइए इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमको क्यूब रूट का सम पूछा है, तो देखने में तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप निंजा टेक्निक यूज करेंगे तो 8 के लिए आ जाएगा 2 और लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दो तो कुछ बचेगा नहीं। तो यानी कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड परफेक्ट क्यूब रूट वाला नहीं लग रहा है ना, तो इसमें कुछ और झोल है, क्योंकि आप देखो 10 का 1000 होता है और 9 का होता है 9 का 729, तो मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम इसको थोड़ा फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग काम आसान हो जाए। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये देखो क्योंकि ये हमारा लास्ट जो थर्ड डिजिट है ये ऑड है, तो 4 ऐड करने पर 72 आता है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 1 जा 8, 9 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। दूसरी तरफ इसको देखो, ये 25 से डिवाइड हो रहा है ऑब्वियसली,
तो 25 5 सा 125, 125 से 112 125 25 5 सा। तो भाई मुझे पता है कि 8 तो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, 8 तो परफेक्ट क्यूब है 2 का, लेकिन 121 का क्यूब रूट नहीं होता, राइट। तो ये जो है ना 121 जो है ये हमारा 1/3 रहेगा, इसका कोई क्यूब रूट नहीं, 11 का स्क्वायर है ये। और आप दूसरी तरफ यहां देखो तो भाई 5 एक और निकाल लो, यहां पर 5 5 से 25 है, 5 से यहां एक और निकाल लो, तो यहाँ 5 आ जाएगा और रूट में आ जाएगा 11। तो आप इसको ऐड भी कैसे करेंगे, आप नहीं कर सकते, तो सेम ही नहीं आ रहा, तो मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। भाई 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो 121 आ गया। 121 होता है 11 इंटू 11 क्या होता है, 121 होता है। तो यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए आप, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तब तो आप मल्टीप्लाई कर देते इसको और ये भी बन जाता, क्यूब बन जाता बाकायदा 1331 11 का। पर प्लस करने में आपको कॉमन लेने की सुविधा भी नहीं है, क्योंकि कॉमन अगर आप लेंगे, अगर आप मान लीजिए इसको लिखते हैं इस तरह से 11 का क्यूब रूट इंटू आप 11 का क्यूब रूट 11 इंटू 11 करेंगे ना, तो पावर सेम होती है जब बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, राइट। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टिल आप जब भी कॉमन भी लेंगे 11 की पावर 1/3 कॉमन लेंगे तो भी वो 2 रूट में 11, तो मतलब ये क्वेश्चन जो है गलत है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है इन जनरल। मैंने दूसरी ये गलती आरएमसी के पेपर में देखी, अभी तक 14 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आई डोंट नो कि वैसे क्लास में डायलॉग है जो हम लोग बोल देते हैं कभी कभी, सस्ते नशे करके बैठे हैं लोग, तो ऐसा ही लग रहा है कि बनाने वाले ने भी किए हुए थे, कि पता नहीं किस लिहाज से पेपर उन्होंने बनाया है। काफी ज्यादा गलतियां जो है क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग नजर आ रही है, तो प्रिंटिंग सही से नहीं हुई है या फिर क्वेश्चन बनाए ही सही से नहीं गए हैं। बहरहाल आप क्या ही कह सकते हैं इस बारे में। चले आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसके क्या हाल चाल है। दोस्तों ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की, और ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखते हैं आपको महसूस हो रहा होगा कि 3/5 किसी नंबर का, वो नंबर x मान लो, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि 3/5 ऑफ अ नंबर ज्यादा है, 3/5 किसी नंबर का वो ज्यादा है 2/7 ऑफ उस नंबर के, राइट, और डिफरेंस है 44 का। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 7 3 जा 21x, 5 2 जा 10x और 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा 11x अपॉन में 35 इज इक्वल टू 44। अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप 35 और 11 को उधर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 11 की टेबल में 44 4 पे आता है, तो ये 140 आ जाएगा नंबर, और ये आपका आंसर है। तो ये मैं समझता हूं कि 5 मार्क्स का फ्री नंबर, एकदम फ्री, बहुत इजी, वन ऑफ द मतलब इजीएस्ट है ये क्वेश्चन तो जो मैंने अब तक सॉल्व किया उसमें से। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए अगर आपको x प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, आप इसका होल स्क्वायर कर ले सिंपली, तो आपको ये मिल जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू जो 11 दिया हुआ है, सॉरी, इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है अलजेब्रा में, 1 अपॉन एक्स और स्क्वायर होगा 120। अब आप इसको देखें भाई, एक्स एक्स कट जाएगा, 2 उधर जाके आप माइनस कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पर की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 119। तो ये तो आपका पहला आंसर आ गया, ये तो 119 हो गया भाई। दूसरा, आप जब इसका वापस से स्क्वायर करेंगे तो फिर वही चीज हो जाएगा, राइट। तो एक्स की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में वो कट के 2 आ जाएगा, तो 119 का स्क्वायर कर लीजिए और उसमें से माइनस क्या करना है, 2 माइनस करना है, ठीक है। तो 119 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4161, ठीक है ना। आप 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14159 और ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना था, स्क्वायर और उधर जाके माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाते हैं बस। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी यूज होती है इन क्वेश्चंस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। एक ऑडिटोरियम में 300 टिकट्स आपने सेल करी है, टोटल सेल इतने की हुई है, ठीक है। इफ द टिकट्स, तो इसका मतलब है कि भाई मान लीजिए 2.5 रुपए की एक्स टिकट बेची है आपने, जो 2.5 रुपीज की टिकट है वो बेची है आपने एक्स, ठीक है, और 5 रुपीज की वाई टिकट बेची है, तो टोटल आपको इतनी कमाई हो गई। दूसरी तरफ आपको ये भी नोन है कि एक्स और वाई टोटल टिकटें मिलाकर के आपने 300 टिकट्स बेची हुई है, राइट। तो आप यहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 300 माइनस एक्स, और वो इधर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये तो 2.5x ही रहेगा। लेकिन 5 वाई की जगह जब आप रखेंगे ना वैल्यू, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहां पर आ जाएगा 300 माइनस एक्स, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 5 को 300 से करेंगे तो आप ये जगह 2.5x, 5 3 15 और 0 0 माइनस 5x इज इक्वल टू 1250। 1500 को उधर ले जाओ, तो 2.5 में से 5 गया तो माइनस का 2.5x आ जाएगा, और 1500 उधर जाएगा माइनस होगा तो माइनस का 250 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आप डिवाइड में ले जाओ, तो 250 अपॉन में 2.5, डेसिमल डालो ऊपर 0 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अगर आपने ये 100 टिकट्स बेची है तो ये वाली 100 माइनस कर लोगे तो आ जाएगी 200। एक्स कौन सी थी? एक्स थी वही 2.5 रुपए वाली, तो 2.5 वाली 100 टिकट्स और 5 रुपए वाली 200 टिकट्स उन्होंने टोटल बेची है, और इस तरीके से उन्होंने पैसे कमाए हैं। तो ये वापस से आप कह सकते हैं कि भाई टू जो इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की, वो यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हालांकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। अब तक का जो मैंने पेपर सॉल्व किया उसमें 2-3 क्वेश्चन मुझे गलत लगे, एक आधा टफ लगा, तो वो 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दो तो पेपर आसान था बिल्कुल। बस वो 2-3 क्वेश्चन जो उन्होंने गलत कर दिए वो उस वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ गया। तो आई होप कि आरएमसी उसके लिए आपको नंबर देगा। बाकी आपको कैसा लगा पेपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सॉल्यूशन से कोई हेल्प मिली ना मिली वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन की। पहला क्वेश्चन ये है कि गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। देखिए जब आप एक सिक्का उछालते हैं ना तो हेड या टेल आता है, तो आधी आधी प्रोबेबिलिटी होती है, दो में से एक प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जब आप एक डाइस उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आना होता है ना। तो जब वो कहता है लिस्ट द आउटकम, तो आउटकम क्या हो जाएंगे भाई? आउटकम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, जिसमें से इवन प्राइम नंबर कौन कौन से? भाई इवन प्राइम नंबर है 2 और बस, बाकी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो आप बोलेंगे कि भाई 2 एक मात्र ऐसा नंबर है जो आ सकता है उन 6 के 6 पॉसिबल आउटकम में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर है। दूसरे वाले का बोल रहा है गेटिंग नॉन प्राइम एंड नॉन कॉम्पोजिट नंबर, ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं होना चाहिए और कॉम्पोजिट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है, 1 को ना तो आप प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं ना ही कॉम्पोजिट नंबर यूज करते हैं, तो भाई 1 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा आपका, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन की। भाई शालिनी को कट आउट करने हैं सर्कल्स, वो भी एल्यूमिनियम स्ट्रिप से, जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में दी हुई है। तो भाई मान लीजिए आपको इस तरह से कोई दिया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रैप दिया है एल्यूमिनियम का। अब आप इसमें सर्कल कट करेंगे तो भाई सर्कल के कितने एरिया डिवाइड कर सकते हैं, उतने ही सर्कल फिट हो पाएंगे इसमें, बाकी सब एक्स्ट्रा वेस्टेज है। तो पहले आप निकाल लो कि एल्यूमिनियम स्ट्रिप का एरिया कितना है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप का एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप, तो भाई आप बोलेंगे लेंथ है 8 3/4। इसको चेंज कर लो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, 4 8 32 35/4 और 1 1/4, 4 1 4 1 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया
ऑफ सर्कल। तो भाई ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर। देखो रेट डायमीटर दिया हुआ है, ये तो डायमीटर का आधा हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 100 की जगह 200 हो जाएगा। जो आधा करने के लिए 2 लगाया था उस वजह से 2 आया है, राइट। अब देखो यहां पर तो कोई सिंप्लीफाई का स्कोप नहीं है, यहां पर थोड़ा सा स्कोप है, वो थोड़ा सा स्कोप यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। बस इतना सही हो सकता है कि भाई आप बोलते हैं 2 11 जा 22 और 2 100 जा, आप बोलेंगे सर 25 से भी तो काट सकते हैं। जी बिल्कुल काट सकते हैं, 25 से बिल्कुल काट सकते हैं, हालांकि उससे मतलब डेसिमल में भी लेके जा सकते हो, एक ऑप्शन खुला है। पर फिर भी चलो लेट्स टेक अ रिस्क। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और 25 8 जा 200, 25 5 जा 1। तो ये नंबर्स आ गए। अब हमें डिवाइड करना है, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कितने फुल सर्कल्स कट किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ सर्कल्स आपको निकालना है, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो इससे जब ये डिवाइड होगा तो ये सारे अपने आप ऊपर जाके उल्टे हो जाएंगे ना। डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 35/4 इंटू 5/4 और ये सब उल्टे कर दो, 7/11 हो जाएगा, 11/7 की जगह 4/5 हो जाएगा और 8/5 हो जाएगा। भाई कुछ तो कट रहा है, ऐसी बात नहीं है, चलो कोशिश करते हैं। भाई आप कहेंगे कि भाई 4 से तो 4 कट गया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा 5 से 5 भी कट गया, बहुत ही अच्छी बात है। 5 7 जा 35, ये तो और भी अच्छी बात है। 4 2 जा 8 होता है, अरे वाह 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 वाह। पर बाकी सब तो बच गए, है कि नहीं। तो आप देखो 7 7 जा 14 14 जो 98 98/11 98/11। तो मतलब 11 ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना इसको तो ऐसा आ जाएगा 11 8 जा 88 और 10। मतलब कि 8 परफेक्ट सर्कल्स कट सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ सर्कल्स जो कट कर सकते हो वो 8 है और वेस्टेज कितना है 10/11 है। 10/11 किसका, टोटल एरिया का 10/11 ऑब्वियसली वो वेस्टेज है। तो इस टोटल एरिया का आप 10/11 निकाल लो, वो वेस्टेज आ जाएगा, ठीक है भाई। इस टोटल एरिया का आप 10/11 निकालो, वेस्टेज आएगा। या फिर एक और रास्ता ये भी है कि सर्कल का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8 सर्कल का एरिया आ जाएगा, वो माइनस कर दो इसके एरिया में से। या फिर ये जो 10/11 बच गया है, टोटल एरिया का 10/11 निकाल लो और आ जाएगा। अब जैसे बेहतर लगे वो आप ऐसे कर सकते हो और आपका रिमेनिंग जो वेस्टेज ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप है वो निकल करके आ जाएगा। तो लेकिन 8 कंप्लीट सर्कल है जो कि वो निकाल सकता है। डिवाइड करके प्रॉपर ही आंसर आना चाहिए इंटीजर में, राइट। अब बात करेंगे, आगे आंसर ही हम आगे कर देते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन की। और आप देखें कि आपको इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल आपको पूछा हुआ है, राइट। आप देखें इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। भाई रेक्टेंगल के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बोले तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और मायने रखती है कि मतलब मान लीजिए 10 है तो ये हो जाएगा 10 है ना, ये पूरा 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा, और अगर ये भी 10 है तो ये भी 5 हो जाएगा। आप कहोगे सर सेम कैसे हुए, क्योंकि आप देखो भाई यहां से आप पाइथागोरस लगाओगे तब भी एलबी, और आप यहां से मतलब आप इस पे लगाओगे, इस पे पाइथागोरस थ्योरम यहां से एलबी, बात वही पड़ती है क्योंकि रेक्टेंगल जो है उसके डायगोनल्स इक्वल है, तो बाइसेक्ट होने के बाद लेंथ भी इक्वल देंगे। तो अगर ये 48 है तो ये भी 48, क्योंकि क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना बबुआ, ये साइड और ये साइड सेम है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब क्योंकि ये पैरेलल भी होती हैं तो आप भाई कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है इसलिए ये भी 48 हो जाएगा। तो इसमें दो मैंने बातें बताई, पहला कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पहली बात तो ये। और दूसरा मैंने इसमें यूज करा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड फॉर्म हो रहा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए थी। चले अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन की। कुछ टॉफीज खरीदी गई हैं, 9 टॉफीज खरीदी गई हैं 10 रुपीज में, और कुछ 11 टॉफीज खरीदी गई हैं 10 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये, राइट भाई। अगर 10 रुपीज में 9 टॉफी खरीदी है तो एक टॉफी की कॉस्ट हो जाएगी इतनी, और आप दूसरी तरफ देखें कि भाई 10 रुपए में 10 रुपीज में 11 टॉफीज भी खरीदी गई हैं तो कॉस्ट हो जाएगी इतनी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 11 10 जा 110, 90 अपॉन में 99, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये 200 अपॉन में 99 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस अगर मैं जिक्र करूं तो 10 रुपीज में 10 टॉफी जो है आपने वो सेल करी है, मतलब 1 रुपए की सेल करी है। आप बताओ गेन और लॉस है, तो भाई आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर 99 से डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपने काफी महंगा खरीदा है, राइट। आपने काफी महंगा खरीदा है। 99 को डिवाइड करोगे तो 198 2 पे आता है, जबकि बेच आप सिर्फ 1 रुपए कर रहा है, तो लॉस तो हो रहा है क्लियरली। कितना लॉस हो रहा है ये निकालते हैं। लॉस कितना हो जाएगा भाई? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, तो 99 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 101 अपॉन में 99 आ जाएगा। ये आपका लॉस है। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? लॉस परसेंटेज आप बोलेंगे लॉस हुआ है 101 अपॉन में 99 का, और इसलिए हुआ क्योंकि आपने कोई चीज 200 अपॉन 99 की खरीदी। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। नाउ 99 से 99 आप कैंसिल आउट कर देंगे, 20 से 20। हम 101 अपॉन में 1 कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 0.5, 50.5% का आपको लॉस हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, पर थोड़ा सा ट्रिकी। तो ऑब्वियसली 10 मार्कर क्वेश्चन है तो कुछ तो आपको देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं। और ये ना क्वेश्चन मतलब हाँ आई लव इट। ये है अपने आप में क्वेश्चन 10 मार्कर ना, ऐसा खतरनाक क्वेश्चन है, अगर मतलब आप देख के ही घबरा सकते हैं इसे। और ये एक्चुअल में आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आप पेंसिल यूज करते हैं, बिल्कुल उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि पेंसिल में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक लेड पेंसिल है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड, तो बिल्कुल सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। और बीच में ग्रेफाइट का एक सॉलिड सिलेंडर है। आपको पेंसिल का डायमीटर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ग्रेफाइट का डायमीटर, आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द पेंसिल जो कि डायमीटर उसकी सेम होगी। दोनों का वेट निकालो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है वुड और ग्रेफाइट की, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं, यानी कि वेट ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो भाई वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो भाई पाई पाई होता है 22/7 आर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 है तो 1/2 mm हो जाएगा आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है? लेंथ ऑफ द पेंसिल है 10 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। देखो आपको mm में दिया हुआ है तो आपको चेंज करना पड़ेगा mm को। ये तो ठीक है आपने लिख लिया 10 यहां पर। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर में कितने? 1/10 या 0.1 आपका सेंटीमीटर होता है। तो आप 1/10 कर लो इसको, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो आप आसानी से निकाल सकते थे, पेंसिल के अंदर है वो, उसका वेट आप आसानी से निकाल सकते थे। अब ये जो वॉल्यूम है ना ग्रेफाइट का, इसको भाई इसका वेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे इसके ग्रेविटी से, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर आपने थोड़ा बहुत, देखो मैं तो ऑब्वियसली साइंस कम जानता हूं, आप लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन इतना आप समझे और मुझे पता है इतना कि जिस लैंड पर आप है जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा आपका वेट नजर आएगा, राइट, क्योंकि वो उतना ही आपको अर्थ के कोर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं आइए इससे और देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट से वेट ऑफ ग्रेफाइट कितना निकलेगा। तो वेट ऑफ ग्रेफाइट कितना हो जाएगा? वेट, इसके वेट की बात करेंगे। इसको हल्का सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 11, तो ये 11 अपॉन में 7 टू 14 140 आ जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप लिख देंगे 2.1 ग्राम, तो 21/10 लिख लो ग्राम।
तो 7 2 जा 14, 0 7 3 जा 21, तो ये आ गया 33 अपॉन में 200 ग्राम, राइट। इसको आप चाहो तो डेसिमल में चेंज कर सकते हो, पर आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि मतलब वॉल्यूम ऑफ जो पेंसिल वुड है, वो ज्यादा कमाल की चीज। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पेंसिल वुड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल वुड, ऑफ पेंसिल वुड, उस केस में वो क्या करना पड़ेगा आपको भाई, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा, ग्रेफाइट वाला, राइट, तभी तो निकलेगा आपका। तो आप कहेंगे भाई पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर, ये होलो सिलेंडर वाला जो फॉर्मूला है वही आपको यूज करना पड़ेगा इसमें। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। हाइट तो आपको पता ही है कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये डायमीटर था पेंसिल का, जो कि तो मैंने यूज नहीं करा, अभी यूज करूंगा। और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट दिया हुआ है, तो इसका 1/, हमने 2 कर रखा था ऑलरेडी, वेरी राइट। तो अब इसका 7/2 करेंगे, तो क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा है तो 20 हो जाएगा, मतलब 2 की जगह 20 हो जाएगा। तो 7/20 का स्क्वायर 49/400 माइनस 1/20 का स्क्वायर 1/400, राइट। तो आप यहीं से ही मल्टीप्लाई कर लें इसको, भी जगह थोड़ी कम पड़ेगी मुझे, यही मल्टीप्लाई कर लें आप इसको इसकी वेट से। वेट कितना है 0.7 है, तो 7/10 मान लेते हैं, ठीक है। तो आइए कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 7 आप कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 10 हो जाएगा, तो 22 बच गया। 49 में से 41 गया, 48/400, तो आप 400 से काट दें इसको, और 4 1 जा 4 4 2 से 8 हो जाएगा, तो 12 2 24 264 2.64 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, दोनों का अलग अलग आपको वॉल्यूम निकालना था और वेट से मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक है, सॉल्व करने में उतना खतरनाक नहीं है, सॉल्व करने में उतना आसान है। अच्छा, एक गलती जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं, एक भी गलती मैंने नहीं करी, क्योंकि आप उसमें से वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। दोस्तों ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, और अगर ऐसा सॉल्यूशन क्वेश्चन मिल जाए आपको 10 मार्कर का, तो आपकी पार्टी है, मतलब आराम से ने बोल दिया कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं है भाई। एसआई और सीआई का 2 साल का डिफरेंस दे रखा है, बताओ, बस 2 साल का। और वो आप उसमें भी आप ये दिमाग लगाओ, अगर आपको क्वेश्चन फुल फ्लैश भी नहीं करना ना, हालांकि शॉर्टकट तो आप देखो यूज कर ही सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन ना करो, क्योंकि अब 10 नंबर में कुछ तो लिखना है। वरना तो आप ये कह सकते थे कि यार सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो तो प्रिंसिपल, मतलब बेसिकली पहले साल का तो दोनों में इंटरेस्ट सेम है, तो इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट है, यानी कि पी इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 500 के बराबर है, तो आप आसानी से कर सकते थे इस तरह। पर आपने वैसे नहीं करना, आप इसको नॉर्मली करिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, प्रिंसिपल पता नहीं, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, 2 साल के लिए, ये आ गया अमाउंट, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से माइनस कर दो सिंपल इंटरेस्ट, टी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, और इस चीज की वैल्यू आपको 500 दे रखी है। सिंपली सॉल्व कर लीजिए बहुत प्यार से, तो ये 0 0 कट जाएगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर 121 पी अपॉन में 10 का स्क्वायर 100, माइनस में पी, माइनस में 0 0 और p/5, और ये इक्वलेंट है 500 के। एलसीएम ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, 500 आ जाएगा एलसीएम, इक्वलेंट में 500, 100 के टेबल में 505 पे आता है, तो 5 1 जा 5 और 60, 1 के टेबल में 505 पे आता है 500 पी, और 5 के टेबल में 500 100 पे आता है 100 पी आ जाएगा, तो 600 में से 500 घटाओगे आ जाएगा 105, उसमें से 100 और 5 पी और अपॉन में 500 इज इक्वल टू 500। तो आप इससे ये डिवाइड कर दीजिए, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब 5 से 500 काटेंगे ना, तो आ जाएगा p/100 इज इक्वल टू 500,
और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रिंसिपल आ जाएगा 50,000। प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 50,000। ये आपका आंसर है। काफी आसान क्वेश्चन है ये जो आपको 10 मार्कर में दिया हुआ है। ये भी आपको फ्री के नंबर मिले हैं बिल्कुल। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन देख के तो मुझे ऐसा लगा कि यार पिछला वाला तो अच्छा था, पर उससे पिछला वाला बिल्कुल आसान था और ये वाला बिल्कुल आसान है। तो काफी 2 क्वेश्चन अच्छे मिल गए आप लोगों को। तो आई एम श्योर ये आप लोगों ने करे होंगे और आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के सोल्यूशन की। और आप 120 मैन के पास खाना है 200 डेज के लिए। 5 डेज के बाद 30 मैन उनकी डेथ हो जाती है, तो खाना कितने दिन चलेगा? देखिए 120 मैन के पास जो खाना था 5 डेज के बाद की बात है, मतलब 5 डेज यूज हो गए तो अब बचे 200 में से 195 डेज, जितने दिन के लिए खाना बचा है। और अब ये वो खाना जो एक्सपेक्टेड था कि 120 लोग खाएंगे, ये एक्चुअल में 30 डेज की डेथ 30 पीपल की डेथ हो गई। तो अब सिर्फ 120 में से 30 का 90 मैन जो है वो खाना खाएंगे। तो बताएं कि खाना कब तक वो लास्ट करेगा। तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो विल बी कैंसल आउट बाय जीरो, मैन विल बी कैंसल आउट बाय मैन, राइट। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 9 10 3 जा 15 3 जा 15, 16 5 to the 130 260। तो 260 डेज तक अब ये खाना लास्ट करेगा क्योंकि मैन कम होगा। तो ये आपका आंसर है। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कि भाई 10 मार्क्स में क्वेश्चन दे कैसे दिया उन लोगों ने। इस बार पेपर कुछ भी बनाया, मुझे लग रहा है कि सस्ते नशे किए हैं, अब महंगे पड़ रहे हैं लोग। अब क्या ही पेपर बनाया, मतलब 10 मार्कर में इजी, 5 मार्कर में कुछ अजीबो गरीब डाला है। पर चले ठीक है, जो भी किया है सही ही किया होगा, मतलब ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपने आइडेंटिटी यूज करनी है बस। तो इधर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार प्लस में लिखोगे और माइनस में। तो जब माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा और जब प्लस में लिखोगे तो ये हो जाएगा 60 और 50 110। भाई डिवाइड में 80 है तो 8 से 8 काट दो और ये आंसर आ गया। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 140, इसको डिवाइड में ले जाओ 143 को, तो भाई a माइनस बी और a प्लस बी लिखोगे तो जब माइनस करोगे ना तो ये हो जाएगा 3 और ये 6 9, और जब ऐड करोगे तो 143 आ जाएगा। तो वो कट जाएगा 143 और 9 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है भाई। 441 माइनस पी इक्वल्स टू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, प्लस करोगे तो आ जाएगा 38। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पी तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 441 पहले से ही है। इसको माइनस में ले आना है इसके प्रोडक्ट को। तो इसको आप कर सकते हैं 160 में से 8 गया 152 आ जाएगा। तो 11 में से 2 गया 8 और ये हो जाएगा 43, राइट। तो 13 में से 5 गया 8 और 2। ये वाला भी सिंपल है, आप बोलेंगे ए बी पी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जब आप प्लस में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी। और जब आप माइनस में लिखेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस बी, और वो ब्रैकेट के बाद जो माइनस है वो साइन चेंज कर देगा, माइनस 3a और प्लस बी। तो ये p इज इक्वल एन टू, भाई b से b कट गया, 3 और 3 भी कट गया, यहाँ गया 6a और यहाँ गया b प्लस बी इंटू 2b। अपॉन में a भी ले जाओ तो ये कट गया, a b से 12 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। और 10 मार्क, मुझे लगता है 10 मार्कर क्वेश्चन इस बार ज्यादा आसान लगे मुझे 5 मार्कर से। आप लोग भी जो भी ओपिनियन रखते हो इस बारे में मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि 10 मार्कर क्वेश्चन बहुत आर क्वाइट सिंपल एक्चुअली। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 26। ये तो मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नहीं मैं गलत तो नहीं दिख रहा हूँ, सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मतलब क्या चल रहा है क्वेश्चन आज। कोई बोल रहा है एक बाईसाइकिल का डीलर है, उसके पास 20,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, उस और एक साइकिल 800 रुपए की है, ठीक है। साइकिल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? भाई आप बोलेंगे पहले 800 का प्राइस था, अब 25% से इंक्रीज हो गया प्राइस,
अपॉन 100, तो 2 जीरो कट गए, 8 इंटू 125 भाई 1000 हो जाएगा। तो अगर 1000 की आपकी एक साइकिल हो जाएगी अब, तो नंबर ऑफ कितनी साइकिल खरीद पाओगे 20,000 में? 20 साइकिल, 20 साइकिल्स खरीद पाओगे ना भाई। ये आंसर है सॉरी। ये इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन, 10 मार्कर। आई कैन नॉट बिलीव माई आईज। लेकिन आई डोंट नो कि यार क्वेश्चन खत्म हो गए थे देने के लिए जो 10 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं हम लोग। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। और आपको बोल रहा है ट्रेपीजियम आपको बनाना है PQRS, राइट। आपको एक ट्रेपीजियम बनाना है जिसमें PQ जो है वो बड़ी साइड है और RS छोटी है, राइट। तो आप मान लें ऐसे आपको PQ दिया हुआ है जो कि 8 है और RS छोटा दिया हुआ है, PQ ये RS हो गया, R और S, और ये दिया हुआ है आपको 4। इसके अलावा आपको दिया हुआ है QR जो कि 6 दिया हुआ है और एंगल Q दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये 120 हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप इसी RQ का बेस पकड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप RQ मान लेंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। बेस मान लिया, ये हो गया R, ये हो गया Q, राइट, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। ये आप पहले तो ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको पता है एंगल Q 60 डिग्री है तो आप 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने, कंपास से नहीं, मतलब D से नहीं करना आपने, प्रॉपर इसको जो है ना कंपास से करना है। उसके बाद आप यहां तक 6 सेंटीमीटर आंक लगा लो या फिर स्केल से नाप लो और उस पॉइंट को डिफाइन कर दो कि भाई ये जो है आपके पास RQ ये बेस है, ठीक है। अब आपने 60 डिग्री एंगल बनाया Q पर जो R की तरफ जा रहा है, ठीक है, और दूसरा P की तरफ जा रहा है, तो ये P हो जाएगा। और आपने इसको थोड़ा और कर लो हल्का सा, तो ये आपने यहां मान लिया 8 सेंटीमीटर, राइट। अब ये हो गया P पॉइंट, राइट, जो ये बना है। अब R से मुझे पता है एक 120 जा रहा है, तो भाई 120 थोड़ा कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। 120 थोड़ा यहाँ कहीं जाएगा, ये 120 जाएगा यहाँ कहीं, कुछ ऐसा सा मान लीजिए। 120 जाएगा, 120 जाएगा और R से S की तरफ जाएगा, राइट, 120। और फिर आप R और S को ज्वाइन कर देंगे जो कि आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन की। बोल रहा है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है और T मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर है आपके लिए, ठीक है। और ST बाइसेक्ट करता है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। लिख देते हैं हम लोग कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वलेंट। तो भाई ये प्रूफ करनी है, 3 बातें प्रूफ करनी है वाली। तो भाई पहला तो देखो, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, मुझे साबित करना है कि QR बराबर है QT के। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए समहाउ तो बात बन जाएगी, पर वो तो पता नहीं। अच्छा, पर एक चीज पता है कि ये एंगल जो है एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस होती है पैरेललोग्राम में, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो मतलब ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अगर 1 और 3 बराबर है, 1 और 3 बराबर है तो ये साइड बराबर हो जाएंगी, तो SP बराबर हो जाएगा PT के, SP बराबर हो जाएगा PT के। अच्छा, SP और RQ तो वैसे इक्वल होते हैं, राइट, QR। और PT और TQ तो इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो ये पहला तो प्रूव हो गया भाई, पहला तो प्रूव हो गया आसानी से। TQ या QT वो तो एक ही बात है। दूसरा देखते हैं B पार्ट। तो B पार्ट में बोल रहा है कि ये साबित करो कि RT का है, ये रहा RT बाइसेक्ट एंगल R, मतलब एंगल 6 और एंगल 5 बराबर है, ये आपको साबित करना है। देखो ये आप ऐसा कह सकते हो कि भाई एंगल ये Z बनेगा तो एंगल 6 और एंगल 4 बराबर होना चाहिए, एंगल 6 और एंगल 4 बराबर होना चाहिए, राइट। अच्छा ठीक बात है। अब
एंगल 6 और एंगल 4 तो बराबर होना चाहिए, ठीक बात। अच्छा, क्योंकि मैंने साबित कर दिया कि ये बराबर है, तो एंगल 4 और एंगल 5 तो वैसे ही बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये भाई एंगल में बाइसेक्ट हो रहे, तभी तो बराबर है। तो हेंस प्रूव्ड कि आर टी बाइसेक्ट करती होगी एंगल आर को, तभी एंगल 6 और एंगल 5 बराबर हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो गए होंगे। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या चीज है। एंगल एस टी आर ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, 90 डिग्री 90 डिग्री प्रूफ करना है। अच्छा जी, अब ये कैसे करेंगे यार? अगर इनका सम 90 प्रूफ कर दे समहाउ तो काम बन जाएगा, या फिर इनका सम 90 प्रूफ कर दो तो काम बन जाएगा समहाउ। मसला ये कि इनका सम 90 कैसे प्रूफ करूंगा? सी, आपको पता है कि बॉस ये एंगल एस और एंगल आर, एंगल एस बोले हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल आर हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 5। आपको पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में होता है 180 डिग्री। अच्छा जी, नाउ एंगल 1 एंगल 2, और देखो आप कह सकते हैं कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, राइट? तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं, राइट? तो 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। और एंगल 6 और एंगल 5 बराबर है, तो एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेके अगर डिवाइड कर दो तो आप ये साबित कर सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 6 का जो सम है वो 90 डिग्री है। और अगर ये 90 हो गए तो बचा हुआ तो अपने आप ही 90 है। तो ऐसे करके आप थर्ड भी प्रूफ कर सकते थे। तो इस तरह से आपके तीनों के तीनों पार्ट्स है उनको आप प्रूफ कर सकते थे। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि भाई इंग्लिश, मैथ और साइंस की बुक्स इतनी आपको स्टॉक करनी है बराबर हाइट पे। कितनी बुक्स आएंगी हर एक के हिस्से में, तो मतलब एचसीएफ का क्वेश्चन है बेसिकली। एचसीएफ हमें बराबर टुकड़े कर देता है, तो आपको 336 और 240 और 96 का एचसीएफ निकालना है, तो 96 को ही पकड़ के चलेंगे। भाई देखें 96 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं 12 8 96 होता है, तो 12 की टेबल में 240 भी आता है 20 पर। 12 की टेबल में 12 2 24, 96 12 8 96, तो 12 तो एज अ फैक्टर पास हो गया। 8 की टेबल में नहीं आते, ये 4 की टेबल में आते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 यानी कि 48। तो हर एक उसमें सेक्शन में 48 बुक्स रखोगे आप, तो 48 हाइट हो जाएगी इक्वल तीनों में। और इस वाले में जो है ये जो 96 इसमें साइंस की दो बुक आ जाएंगी एक उसमें, और 48 के हिसाब से इसमें आ जाएंगी 5 बुक्स एक में, और इसको डिवाइड कर लो उतनी नंबर ऑफ बुक्स उसमें आ जाएंगी। बस डिवाइड कर लो तीनों से, उतनी नंबर ऑफ बुक्स हर एक स्टैक में आ जाएंगे, हाइट सेम हो जाएगी 48। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की। दो अनबाइस्ड डाइस होते हैं, यानी कि आप वो देखा है ना आपने महाभारत, उसमें शकुनी मामा होते हैं, वो ऐसे डाइस यूज करते हैं कि भाई साहब गेम में पलट जाती है, सिंहासन चला जाता है हस्तिनापुर का। तो ये कह रहा है कि ऐसे डाइस यूज करो जो अनबाइस्ड हो, जिनमें कोई भी चीटिंग का स्कोप ना हो। और बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि सम 5 आए। तो देखो सम 5 आ सकता है कौन कौन से केस में। या तो पहले आपका आ जाए 1 और बाद में आ जाए आपका 4, या फिर पहले 2 आ जाए बाद में 3 आ जाए, या फिर पहले 3 आ जाए और बाद में 2 आ जाए, या फिर पहले 4 आ जाए और बाद में 1 आ जाए, राइट? इनके अलावा और किसी तरीके से आपका सम 5 नहीं आ सकता, 0 आता नहीं है डाइस में, है ना? तो टोटल 4 पॉसिबल इवेंट है। और टोटल कितने इवेंट हो सकते हैं भाई? देखो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ भी 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ भी 1 2 3 4 5 6, 4 के साथ भी 1 2 3 4 5 6, 5 के साथ भी 1 2 3 4 5 6 और 6 के साथ भी। तो टोटल 36 ऐसे इवेंट हो सकते हैं। 1 1 यानी कि पहली बार भी 1, दूसरी बार भी 1, फिर 1 2, पहली बार तो 1 आ रहा है लेकिन फिर 2 आ रहा है, फिर पहली बार 1 के साथ 3, फिर 4, ऐसे करके 36 इवेंट बनेंगे। तो 4 9 36, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/9 हो जाएगी, आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिए थे आरएमसी में, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन दिए थे, which is मतलब not expecting, but okay, that's a reality. Well, I hope you enjoyed the solution और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपके जो भी सजेशंस है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो मुझे बता दीजिएगा क्यों अच्छा नहीं लगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।
Thank you so much for watching this video. Have a very good day. Goodbye.